जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की एनसीईआरटी की नई पुस्तक मल्हार के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है फूल और कांटा के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। उस पाठ की सभी गतिविधियों को हल करेंगे। आपको सभी उत्तर यहाँ पर लिखित रूप से मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ हैं इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो मेरी समझ से पहला है का। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। हमें जो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सटीक लगाना है, एकदम सही। उनके सामने हमें तारा बनाना है, यानी कि स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ऐसा है, हो सकता है कि एक प्रश्न के 1 या 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर 2 कैसे आ गए। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। का पहला, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। यहाँ पर बताना है कि जो कविता है वो कांटे के बारे में कौन सा वाक्य एकदम सही है। पहला ऑप्शन, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट कर देता है। यह ऑप्शन सही है क्या। दूसरा, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है। ये बिल्कुल गलत है, फूल आकर्षित करते हैं। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। बिल्कुल सही। कांटा जो है वो अगर उंगलियों में चुभ जाए तो उसमें चोट पहुंचा सकता है उंगली को, ठीक है, और वस्त्रों को भी फाड़ सकता है। कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है, ये गलत है, उसकी रक्षा करता है कांटा पौधे की। तो हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो तीसरा है, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। आइए दूसरा देखते हैं। कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है कि फूल में ये समानता है या विभिन्नताएं हैं, दोनों की समानता विभिन्नताओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप से व्यक्त करता है। हमें सही रूप से बताना है कि इस वाक्य में कि ये कौन कौन से वाक्य हैं इनमें जो फूल और कांटे की समानता और विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। पहला, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। बिल्कुल सही है। फूल है जो एकदम सुंदरता का प्रतीक है, सुंदर दिखाई देता है, और कांटा कठोरता का प्रतीक है। तो इस कविता में दर्शाया गया है। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। गलत, सबके अलग अलग होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव में अंतर दिखाई देता है। एक सुंदरता का प्रतीक है, एक कठोरता का प्रतीक है। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। बिल्कुल सही है। फूल और कांटे जो समान रूप से पौधा उनका पालन पोषण करता है, हवाएं भी, बारिश भी एक समान रूप से मिलती है, लेकिन फिर भी उनके ढंग, रंग, उनका व्यवहार अलग होता है। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन सही हैं, जो 3 ऑप्शन दर्शाते हैं। आगे देखो, तीसरा देखते हैं। ये कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है। व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। गलत, व्यक्ति का कुल नहीं, व्यक्ति के कर्म कार्य, ठीक है, यहाँ पर सम्मान दिलाते हैं व्यक्ति को, ये गलत है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही। व्यक्ति के कार्य ही से सम्मान दिलाते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बढ़ती है, ये उपयुक्त नहीं है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। बिल्कुल सही। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन सही है, इनका आगे आपको स्टार बना दिया है। कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ बड़प्पन के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है। देखो, इसमें धन और दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। बिल्कुल गलत। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है। गलत। बड़प्पन व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। बिल्कुल सही।
जो बड़प्पन है, जो व्यक्तियों का बड़प्पन है, उसके गुण, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। ये सबसे उपयुक्त है। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। नहीं, सबसे उपयुक्त तीसरा बेटे ये आएगा। आगे देखो, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने। जो 4 ऑप्शन दिए, 4 क्वेश्चन दिए गए थे, उन्हें अलग अलग चुना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनके अनुसार ये सही हो, वो सही हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, बताइए कि आपने इनको उत्तरों को क्यों चुना। तो इसमें आपका उत्तर ये होना चाहिए, मैंने उपरोक्त जो उत्तर चुने हैं इसलिए चुने हैं क्योंकि कविता में फूल और कांटे को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो कवि ने फूल और कांटे को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लोगों के स्वभाव और कर्मों के अंतर को दिखाया गया है। क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक सामान्य होते हैं, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनके कामों में अंतर होता है। ठीक है। कांटे का उंगलियां छेदना और कपड़े फाड़ना इसकी कठोरता को दर्शाता है। जैसे कांटा होता है वो उंगलियों को छेद देता है, यानी कि चुभ जाता है उंगलियों में, कपड़ों को फाड़ देता है, ये कठोरता का प्रतीक है, यानी कठोरता को दर्शाया गया कांटे के माध्यम से कविता में। जबकि फूल की सुगंध और रंग सुंदरता और आनंद का प्रतीक है। जब फूल की सुगंध चारों तरफ फैलती है तो अच्छा महसूस होता है, वह सुंदर दिखाई देते हैं, आनंद का प्रतीक है यहाँ पर फूल। दोनों को एक ही पौधे पर समान देखभाल मिलती है, मतलब एक ही पौधा इनको पालता है, इनका लालन पालन करता है, यानी कि उनका पोषण करता है, फिर भी उनके गुण अलग अलग है। किनके गुण? फूल और कांटे के फिर भी गुण अलग अलग होते हैं, जबकि समान रूप से पौधा उनका पोषण करता है। बड़प्पन के लिए कविता में गुणों और कर्मों को महत्व दिया गया है। जो कविता में है, जो बड़प्पन है, वो कवि मतलब उनके गुण और कर्मों से ही उसको महत्व मिलता है, ना कि कुल या धन से। तो ना कि उसका कुल ऊंचा है या उसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिले, या ऐसा नहीं होता। व्यक्ति के कर्म और गुण ही उसको महत्व दिलाते हैं समाज में। मेरे मित्रों के साथ चर्चा में मैं अपने दोस्तों को यह समझाऊंगा कि कविता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के कार्य और स्वभाव से ही उसकी पहचान होती है। यदि व्यक्ति के कार्य अच्छे होंगे, स्वभाव अच्छा होगा, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा करेगा, प्यार से बात करेगा, तो उसके सब जानेंगे, उससे सब बात करेंगे, उसकी पहचान बनेगी समाज में, कक्षा में, सब जगह। ठीक है बेटे, इसलिए मैंने ये उत्तर चुने। आप इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। अब देखो पंक्तियों पर चर्चा, इसका क्या है? पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया और आपके विचार अपने समूह में साझा करने हैं। ठीक है, उन्हें लिखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कविता दी गई है। मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पर फूल और कांटे के बारे में बताया गया है कि उन पर बारिश एक जैसी होती है, हवाएं एक जैसी बहती है उन पर। ठीक है, लेकिन वो उनका एक जैसे दिखाई नहीं देते। उनका व्यवहार, उनका तरीका, रंग ढंग सब अलग अलग होते हैं, उनका स्वरूप अलग होता है। देखो, इसका आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे। इस पंक्ति में कहा गया है कि फूल और कांटे दोनों को एक जैसी बारिश यानी मेह मतलब बारिश और हवा मिलती है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव और गुण अलग अलग होते हैं। यानी कि जो उनका स्वभाव है, उनका व्यवहार है, उनके गुण हैं, उनके कर्म हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। एक कठोरता का प्रतीक है, एक सुंदरता का प्रतीक है। इसलिए विचार में यह पंक्ति हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ सबके लिए एक जैसी हो सकती हैं। परिस्थितियाँ मतलब जैसे यहाँ पर बारिश होना सबके लिए बराबर है, बारिश होना, हवाएं बहना, परिस्थितियाँ एक जैसी हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार, उनका रहने का तरीका सब अलग अलग होता है। उनकी अपनी खासियत है के कारण अलग अलग होता है। जैसे एक ही परिवार के बच्चे एक जैसे परवरिश में पलते हैं, कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, वो उनके माँ बाप उनकी परवरिश एक जैसा ही करते हैं, लेकिन एक ज़्यादा गुस्से वाला होता है, एक कम गुस्से वाला होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, और फिर भी उनके गुण भिन्न होते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आया? इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ आपको लिखना है, समझाना है। दूसरी पंक्ति है,
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का मतलब बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में बड़प्पन यानी अच्छे गुण या स्वभाव और कर्म की कमी है, यानी किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अगर उनमें इन सब की कमी है, अच्छे गुण की, स्वभाव की, व्यवहार की, कर्म की, तो उसके कुल यानी परिवार की प्रतिष्ठा या नाम नहीं होगा, बड़ा नाम नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी कमी है। लोग कमियों को नहीं देखते, तो लोग होते हैं अच्छाइयों को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं। ठीक है, ऐसे इस पंक्ति में मुझे प्रेरित करती है, मतलब यह पंक्ति मुझे प्रेरित इसलिए करती है कि हमें अपने गुणों और कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है समाज में, देश में, तो हमें अपने काम से, अपने गुणों से बनानी है। कुल का नाम तभी सम्मान दिलाता है जब हम स्वयं अच्छे कार्य करेंगे। कुल सम्मान तभी दिलाएगा, जब कुल का नाम तभी होगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम दूसरों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है बेटे, इस पंक्ति का यहाँ पर ये आशय है। आगे देखो, मिलकर करें मिलान, यहाँ मिलकर मिलान करना है। तो देखो, इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। फूल और कांटे को प्रतीक मानकर लोगों के स्वभाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जो फूल और कांटे प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं कि आप अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। यहाँ पर बताना है कि फूल किसका प्रतीक है, कांटा किसका प्रतीक है, कांटे का स्वभाव क्या है, फूल का स्वभाव क्या है, फूल को लोग कैसे जानते हैं, किस तौर पर जानते हैं, कांटे को किस तौर पर जानते हैं, यहाँ पर हमें बताना, उनके साथ जोड़ा मिलाना है, बताना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें दया जो है फूल का प्रतीक है। स्वार्थ, जो स्वार्थ होते हैं, सेल्फिश होते हैं, वो कांटे का प्रतीक है। अच्छाई फूल का प्रतीक है। सुख से फूल का प्रतीक है। ठीक है, हमें फूल को देखकर खुशी मिलती है। सुंदरता फूल का प्रतीक है। कोमलता फूल का प्रतीक है। और आनंद फूल का प्रतीक है। ठीक है, कोमलता फूल के अंदर होती है, सुंदरता होती है, आनंद, खुशी मिलती है हमें फूल को देखकर। परोपकार, दूसरों की मदद करना, जैसे फूल तितलियों की मदद करते हैं, तितलियों के काम आते हैं, भंवरे के काम आते हैं, उस तरह से। प्रेम फूल का प्रतीक है। बुराई कांटे का प्रतीक है। दुख कांटे का प्रतीक है। कठोरता कांटे का प्रतीक है। प्रसन्नता फूल का प्रतीक है। पीड़ा कांटे का, दुख पहुंचाना, कांटा पहुंचाता है ना, चुभ जाता है तो कांटे का प्रतीक है। आप इस तरह से इसका मिलान करेंगे। आगे देखो बेटे, सोच विचार के लिए कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है। तो कौन कौन सी समानताएं दर्शाई गई है जो सभी लागू होते हैं। तो इसमें उत्तर होगा, कविता में फूल और कांटे के लिए निम्नलिखित समानताएं बताई गई है, जो इस प्रकार हैं। दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधे पर उगते हैं, जन्म लेते हैं। दोनों को एक ही पौधा पालता, इस पंक्ति में एक ही पौधा उन्हें पालता है। उनका पालन पोषण कौन करता है? एक ही पौधा करता है, फूल और कांटे का। दोनों पर एक जैसी चांदनी बरसती, यानी रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। दोनों पर जो चांद है बराबर रोशनी डालता है, भेदभाव नहीं करता। ठीक है, आगे, दोनों पर एक जैसी बारिश होती। फूल और कांटे पर दोनों पर एक जैसी बारिश होती है। यहाँ पर देखो, मैं उन पर बरसाता एक साथ। दोनों को एक जैसी हवाएं मिलती, यानी कि एक जैसी हवाएं उन पर बहती है, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। ठीक है, यहाँ पर दोनों की समानताओं का उल्लेख किया गया है जो समान रूप से दोनों पर लागू होती है, फूल और कांटे पर। आगे देखो, खा, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई देता है? आप अपने अनुसार इसका उत्तर देंगे कि आपको
फूल और कांटे में कौन कौन सा अंतर है, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर क्या है। पहले फूल के बारे में, फूल सुंदर है, कोमल है और आनंदमय होता है, सुख देता है, देखने से हमें खुशी मिलती है। यहाँ तितलियों को गोद में लेता है, फूल तितलियों को गोद में लेता है, भंवरों को अपना रस पिलाता है और अपनी सुगंध व रंगों से कली को खिलाता है। उसके फूल से चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। ठीक है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। यह सकारात्मक और मतलब सकारात्मकता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। क्या, फूल। वहीं पर कांटा देखेंगे, कांटा कठोर और पीड़ादायक होता है, यदि उंगली को छेद देता है, उंगली में अगर चुभ जाए तो खून निकल आता है। ठीक है ना, और कपड़े फाड़ देता है, यानी छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन, ठीक है, कपड़ा फाड़ देता है। यह नकारात्मकता का प्रतीक है जो कांटा है, और कठोरता का प्रतीक है, उसके अंदर दया भावना नहीं होती। इस तरह से यहाँ पर प्रतीक के रूप में बताया गया है लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा। देखो देखो, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिखेंगे, मुख्य बात, कविता में फूल और कांटे के माध्यम से यह बताया गया है कि एक ही परिस्थिति में पलने वाले लोग या चीज़ें अपने स्वभाव और कर्मों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कि उनको एक ही तरह का प्यार मिलता है, लालन पोषण मिलता है, उनकी एक जैसी परवरिश होती है, लेकिन उनके स्वभाव और कर्मों में हमें अलग अलग अंतर दिखाई देता है। व्यक्ति का बड़प्पन उसके गुणों को, स्वभाव और कर्मों से तय होता है। यदि व्यक्ति के गुण अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे, स्वभाव व्यवहार अच्छा होगा, दूसरों से प्यार करेगा, प्यार से बात करेगा, दूसरों की मदद करेगा, तो उसका वह बड़प्पन है, व्यक्ति का बड़प्पन है ये, न कि केवल उसके कुल या परिस्थितियाँ। बड़े ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, पैसे धन दौलत से कुछ नहीं होता। जो होता है उसके व्यक्ति के कर्म से, स्वभाव से, गुण से, कार्यों से होता है, उसका नाम। ठीक है बेटे, अपने शब्दों में आप इस तरह से लिखें। कविता कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर उगते हैं और उन्हें एक जैसी देखभाल मिलती है, लेकिन फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से सबको खुशी देता है, सबको आनंद देता है, खुशी देता है फूल, जबकि कांटा दुख देता है। किस तरह से, कपड़े भी फाड़ सकता है, उंगलियों में चुभ सकता है, पैरों में चुभ सकता है, इस तरह से। इसी तरह लोग चाहे एक ही परिवार या परिस्थिति में हों, लेकिन उनके अच्छे या बुरे कर्म ही उनकी पहचान बनेंगे। एक ही परिवार में दो लोग हो सकते हैं, एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है, लेकिन परवरिश माता पिता ने एक जैसी की थी, लेकिन उनके गुण और कर्म अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर यह दर्शाया गया है। अब देखो, किस तरह कवि की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए। जो कविता है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो कि किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है, कमी, अगर किसी के में कमी है, उसके व्यवहार में या बुराई है, तो उसका कुल का नाम कैसे होगा, उसका सम्मान कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये बताना है आप। अर्थ ये है, देखो कविता के माध्यम से समझते हैं। अर्थ है, इस पंक्ति का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण, स्वभाव या कर्मों की कमी होती है, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, मनुष्य के अंदर वो व्यवहार अच्छा नहीं करता मनुष्य, ठीक है, काम अच्छे नहीं करता है, तो उसके परिवार या कुल का बड़ा नाम उसके लिए बेकार है। बड़े परिवार, ऊंचे परिवार में जन्म लेना सब बेकार है, क्योंकि उसके गुण और स्वभाव कर्म अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के माध्यम से समझे। मान लीजिए एक अमीर और प्रसिद्ध परिवार का लड़का है, उसके परिवार का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन वह झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, बुरी बातें करता है, बुरा व्यवहार करता है, किसी की मदद नहीं करता, तो लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बड़प्पन, अच्छे गुण की कमी है, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है। दूसरों को गाली देना, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, ये सब बेकार गुण है उसके, तो लोग उससे बात नहीं करेंगे, उससे बचेंगे। वहीं अगर एक साधारण परिवार का लड़का है, अगर वह ईमानदार है, मेहनती है, दयालु है, दूसरों की मदद करने वाला है, तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, भले ही उसका कुल
प्रसिद्ध ना हो, उसका कुल छोटा हो, क्या मिडिल क्लास का हो या गरीब हो, लेकिन लोग उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि उस कर्म ही लोगों को समाज में सम्मान दिलाते हैं। आगे देखो खा मतलब डा है खटकता एक सब की आंखों में, दूसरा है सहोता शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो इस पंक्ति का अर्थ ये होगा कि पंक्ति में कहा गया है कि एक कांटा जो है सबकी आंखों में खटकता है, उसे देख के कोई खुश नहीं है कांटे को, यानी कि उसको सब नापसंद करते हैं। जबकि फूल है वो सिर पर सुशोभित होता है, सबके, राजाओं के, सबके, ठीक है। तो यानी कि लोग सब उसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी? फूल की। यहाँ पर है वो प्रशंसा वाले व्यक्ति, लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो फूल जैसे स्वभाव वाले होते हैं, जिनके अंदर यानी दयालु हैं लोग, कोमल स्वभाव के हैं, सुंदर व्यवहार है, ठीक है, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के सुख देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और प्यार से बातें करते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। दूर रहने वाले व्यक्ति जो दूर रहते हैं, लोग उन व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं जो कांटे जैसे स्वभाव के होते हैं, हमेशा कड़वी बात करते हैं, कठोर स्वभाव है, कठोर व्यवहार है, दूसरों को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, हमेशा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए लोग झगड़ालू, स्वार्थी और दूसरों को दुख देते हैं, तो उनसे लोग दूरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दूरी बना लेते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद देखिए आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगला देखिए, अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसते, यानी एक पौधे के लिए ही सब कुछ होता, प्रकृति एक पौधे पर ही मेहरबान होती, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको कल्पना करनी है कि जो भी हवा है, चांदनी है, बादल है, सब एक पौधे के लिए होते, बाकी के लिए नहीं होते, तो फिर क्या होता, कैसे दिखाई देता। अब इसका उत्तर होगा, अगर हम कल्पना करें कि चांदनी, हवा और मेघ यानी कि बारिश, मेघ, बादल केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं और बाकी पौधों को ये सब नहीं मिलते, तो बाकी पौधे बहुत दुखी और कमज़ोर हो जाएंगे, उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ेगा जो इस प्रकार है। बिना चांदनी के क्या होगा, रात में वे अंधेरे में रहेंगे, जिससे उनका विकास प्रभावित होगा, पौधे का विकास, बाकी पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। बिना हवा के उन्हें ताज़ी हवा नहीं मिलेगी, ठीक है। जब हवा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वे सांस नहीं ले पाएंगे और मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, बिना पानी के क्या होगा, बारिश न मिलने पर वे सूख जाएंगे, यानी कि पानी न मिलने पर वे सूख जाएंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे। दिखावट में कैसे होंगे, वे पौधे पीले हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, निर्जीव दिखेंगे, ठीक है, उनके पत्ते सूखने लगेंगे और वे बढ़ नहीं पाएंगे, उनका विकास नहीं हो पाएगा। प्रभाव क्या होगा, यह दिखाता है कि जैसे हर पौधे को जीने के लिए बराबर हवा चाहिए, पानी चाहिए, रोशनी की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रकाश की ज़रूरत होती है, वैसे ही हर इंसान को भी समान अवसर और प्यार मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी समाज सुंदर और स्वस्थ बन सकता है, अच्छा बन सकता है, तभी समाज विकास कर सकता है, ठीक है। सीख इससे हमें क्या मिलती है, प्रकृति सबको समान रूप से देती है, सबके साथ प्रकृति समान व्यवहार करती है। अगर यह बराबरी न हो तो जीवन अधूरा और दुखद हो जाता है, विकास नहीं हो पाता, ठीक है। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न देखें, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। मान लीजिए सारे पौधे एक ही जैसे होते तो फिर आपको दुनिया कैसी लगती, आपको कल्पना करनी है। तो इसका आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, स्वरूप, अगर सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया विविधता नहीं होती, मतलब विविधता नहीं दिखाई देती, अलग सी नहीं दिखाई देती, रंग बिरंगी नहीं दिखाई देती।
हर जगह एक ही तरह के पौधे होते, एक ही तरह के फूल होते ये और कांटे एक जैसे दिखाई देते, जिससे प्रकृति का स्वरूप बोरिंग हो जाता, देखने में अच्छी नहीं लगती। प्रभाव क्या होता, फूलों की सुंदरता और विविध रंगों का आनंद ख़त्म हो जाता। हमें अलग अलग कलर के यानी कि अलग रंग के फूल पौधे नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो तो हमें वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक आनंद सा ख़त्म हो जाता, खुशी ख़त्म हो जाती, जीवन में नीरसता आ जाती, ठीक। कांटों की कमी से पौधों की सुरक्षा कम हो सकती थी, क्योंकि कांटे जानवरों से रक्षा करते हैं। कीटों और पक्षियों पर विभिन्न प्रकार के फूलों का रस और पराग नहीं मिलता, जिससे उनकी प्रजातियां प्रभावित होती, मर जाती या विलुप्त हो जाती। मानव जाति भी प्रभावित होती। किस तरह से मानव जाति प्रभावित होती, क्योंकि हम विभिन्न फूलों से इत्र, दवाइयाँ, सजावट की चीज़ें बनाते, तो मनुष्य जीवन भी प्रभावित होता, ठीक है। नैतिक दृष्टि से क्या होता, यह इंसान की तरह है, अगर सभी लोग एक जैसे होते तो जीवन में भी कोई नयापन नहीं होता, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, कुछ नए अवसर नहीं दिखाई देते। गा देखो, यदि कांटे न होते और हर पौधे केवल फूलों से भरा होता तो फिर क्या होता। ये आपको कल्पना करनी है, बतानी है कि अगर पौधे में सिर्फ मतलब कांटे ना होते, सिर्फ फूल ही फूल होते, फिर क्या होता। तो उसका उत्तर होता, यदि कांटे ना होते, हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो देखने में दुनिया बहुत सुंदर, खुशबूदार, अच्छी लगती, ठीक है, रंग बिरंगी लगती। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते, जिससे वातावरण मनमोहक होता, सुंदरता हो, तो वातावरण में महक होती, अच्छी सुगंध होती, खुशबू होती। लेकिन इसके कुछ प्रभाव और बातें भी होती। उसके अपोजिट क्या हो सकता था, देखो, सुंदरता तो होती पर सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि जो कांटे हैं वो पौधों की सुरक्षा करते हैं। यदि कांटे न होते तो जानवर और इंसान आसानी से फूलों को तोड़ लेते, जिससे फूलों को नुकसान होता, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता। किस तरह से, कांटे भी प्रकृति का हिस्सा हैं और कुछ जीव जंतु उनसे अपना बचाव करते हैं। यह उनके साथ रहने के अभ्यस्त हैं जीव जंतु, नहीं तो कोई भी उनका आसानी से शिकार कर सकता है, ठीक है। सिर्फ फूल होने से मूल्य कम हो सकता था। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, अधिक मात्रा में होती है, उसकी उपलब्धता अधिक होती है, जो आसानी से मिल जाती है, तो फिर क्या होता है, उसकी अहमियत कम हो जाती है, यानी कि उसका मूल्य घट जाता है, उसका महत्व घट जाता है, ठीक है बेटे। सिर्फ कोमलता जीवन में पर्याप्त नहीं है। कांटे यह सिखाता है कि जीवन में केवल सुंदरता नहीं बल्कि थोड़ी कठिनाई भी ज़रूरी है, जिससे मनुष्य परिपक्व बनता है, कठिनाइयों से लड़ना सीखता है, फिर उसका समाधान निकालता है और एक जीवन संतुलित रह पाता है, ठीक है बेटे। आगे देखो, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसा संवाद होगा, बात होगी। संवाद मतलब उनके बीच कैसी बातचीत होती है, संवाद मतलब बातचीत ये बतानी है हमें। संवाद का रूप इस तरह से होता है, अगर तितली और कांटे के बीच में संवाद होता तो इस तरह से होता, तितली, नमस्ते कांटे भाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम इतने मजबूत और नुकीले हो, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद है। कांटा बोलता, अरे तितली, तुम तो फूलों की दोस्त हो, मेरे जैसे कठोर और कांटों से दोस्ती करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या करोगी। मैं तो अपनी जगह पर खड़ा होकर बस रक्षा करता हूँ, पर लोग मुझे चुभने वाला भी समझते हैं, चुभने वाला कहते हैं, ठीक है। तितली फिर बोलती, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, तुम पौधों की रक्षा करते हो और यह बहुत बड़ा काम है किसी की रक्षा करना। मैं फूलों से रस लेती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से फूल सुरक्षित होते हैं, तभी मैं फूलों से रस ले पाती हूँ। कांटा, यह तो सही कहा आपने, मैं फूलों को जानवरों से बचाता हूँ,
लेकिन लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं चुभ जाता हूँ। तितली, लोग फूलों को भी तो तोड़ लेते हैं, फिर भी हम उनकी परवाह नहीं करते। चलो हम दोस्त बने और साथ मिलकर पौधों को और खुशबूदार बनाएं, खूबसूरत बनाएं। कांटा, ठीक है तितली, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम अपनी रंग बिरंगी पंखों से सुंदरता बढ़ाओ और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। तो विश्लेषण क्या होगा? यह संवाद दिखाता है कि फूल और कांटा भले ही अलग अलग स्वभाव के हों, एक दूसरे के पूरक हो और साथ मिलकर वो प्रकृति को बेहतर बनाते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ठीक है। डा, कल्पना कीजिए आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता, तो आप किसके गुणों को अपनाना चाहते? कारण सहित बताइए कि आपको अगर किसी दोनों के साथ रहने का मौका मिलता, आप फूल और कांटे में से किसके साथ रहना पसंद करते या किसके गुणों को अपनाते? आपको उत्तर देना है। तो आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं, मैं दोनों के गुण, फूल और कांटे को अपनाना चाहूँगा। किस तरह से? फूल के कौन कौन से गुण अपनाना चाहोगे? आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आप लिखोगे, फूल की तरह मैं दयालु, कोमल और सकारात्मक बनना चाहूँगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। फूल की सुगंध और रंगों की तरह मैं अपने व्यवहार से दूसरों को खुशी देना चाहूँगा। जैसे फूल दूसरों को सुगंध देता है, ठीक है, मैं ऐसे दूसरों की मदद करना चाहूँगा। इससे मेरे दोस्त और परिवार के साथ मेरे जो रिश्ता है वो बेहतर होगा, अच्छे होंगे, वो मेरा सम्मान होगा समाज में। कांटे के कौन से गुण अपनाना चाहोगे? तो इस तरह से आप लिखेंगे, कांटे के गुण, कांटे की तरह मैं मजबूत और सावधान बनूंगा। कांटा अपने पौधों की रक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने परिवार, दोस्त और अपने सिद्धांतों की रक्षा करूंगा, उनकी मदद करूंगा। मुझे हर कठिन परिस्थिति में दृढ़ रहने की मदद मिलेगी, तभी मैं सकारात्मक सोच पाऊंगा। ठीक है। दोनों का संतुलन इस तरह से बेहतर बनाता है। जीवन में सुख और चुनौतियाँ दोनों आती रहती हैं, सुख और दुख। फूल के गुण मुझे सुख से दूसरों के साथ आनंद बांटने में मदद करते हैं और कांटे के गुण मुझे मुश्किलों का सामना करने में ताकत देते। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। शब्द से जुड़े शब्द यहाँ पर दिया गया है, एक शब्द, ठीक है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन, कौन सा शब्द है? बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। जो बड़प्पन से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, कौन से जुड़ सकते हैं? जैसे यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, बड़प्पन से संतोष, और क्या होगा? बड़प्पन से त्याग, ठीक है बेटे, और क्या होगा बताओ? बड़प्पन से न्याय, क्षमा, ठीक बेटे, और उदारता, उदारता। फिर क्या होगा? उदारता के बाद बताओ बेटे, विनम्रता, विनम्रता, फिर परोपकार। इस तरह के शब्द आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी लिखे गए हैं, आप ये उतार सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो। बड़प्पन, बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ाई, यानी श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व या गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाइयाँ या महानता बताने के लिए किया जाता है। बड़प्पन का जो बड़प्पन शब्द है, उसका मुख्य रूप से लोगों के व्यक्तित्व को, गुणों को, चरित्र को या उनकी ऊंचाइयाँ एवं महानता को बताने के लिए किया जाता है। उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। इस तरह से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव व्यक्त करते हैं, उन पर एक गोला बनाना है। क्या बनाना है? उन पर गोला बनाना है। और जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते,
उनके नीचे रेखा खींचनी है, जिस तरह से मैं खींच रहा हूँ शब्दों के नीचे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ बड़प्पन से जुड़े शब्द हम उसे गोला बनाएंगे, जो उसके विपरीत हैं उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। सहनशीलता बड़प्पन के व्यक्ति के अंदर होती है। दया, अहंकार नहीं होता, विश्वास होता है, घमंड नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, प्रतिशोध यानी बदला लेने का भाव नहीं होता, क्रूरता नहीं होती, उदारता होती है, विनम्रता होती है, त्याग होता है, संतोष होता है, समर्पण होता है, आदर का भाव होता है, सम्मान होता है, निष्ठा होती है, परोपकार का भाव होता है, सद्भावना होती है, स्वार्थ नहीं होता, अपमान की भावना नहीं होती, अविश्वास नहीं होता, झूठ नहीं होता, अधीरता यानी उतावलापन, जल्दी करने की जल्दबाजी नहीं होती, लालच नहीं होता, झगड़ालूपन नहीं होता। इस तरह से आप इनका उत्तर अलग करके लिख सकते हैं कि